मोस्टली इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स हमें इसलिए नहीं होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट गलत एसेट में कर दिया, बल्कि इसलिए होता है कि एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपने अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया। आपने 50,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी या 20,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी, 6 महीने चलाए, उसके बाद कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ गए, आपके पास पैसे नहीं है बिकॉज 50,000 रुपये हर महीने आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप हॉस्पिटलाइज हो गए। और एक बार यदि आप हॉस्पिटलाइज हो गए, खासकर एनसीआर में, तो आपका 10-15 लाख के आसपास का बिल आ जाएगा। अब उस पोजीशन में आप क्या करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका एसआईपी में या म्यूचुअल फंड के लमसम में, उसको आप आनन फानन में एग्जिट करेंगे, उससे रिडीम करेंगे या उसको बेच देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसी बात पे कि यदि आप म्यूचुअल फंड में या तो एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के पहले किन किन तैयारियों को आपको देखना पड़ेगा ताकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक ले जा सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज यदि इन सावधानियों को आप नहीं बरतेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड रिस्की है और आपके लिए एसआईपी बिल्कुल ही बेकार साबित होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग या डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली सावधानियां कि कभी आपने ये सोचा है कि आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी नौकरी चली गई, आप यदि बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस थोड़े से गड़बड़ हो गए, आपकी आमदनी काफ़ी कम हो गई या जीरो हो गई, तब आप क्या करेंगे? आप एक तरफ एसआईपी चला रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी इनकम समाप्त हो गई या काफ़ी कम हो गई। आपके पास एक ही उपाय है कि उस एसआईपी को आप रिडीम कर लें और रिडीम करने के समय ये नहीं देखेंगे कि फेवरेबल मार्केट है या नहीं है और आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। इसके लिए बेहतर है कि एसआईपी स्टार्ट करने के पहले एक इमरजेंसी फंड को बिल्ड करें। इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का एक ही पर्पस है कि खुदा न खास्ते यदि आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आपकी नौकरी चली गई या बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी इनकम काफ़ी कम हो गई या जीरो हो गई, तो 3-4 महीने 6 महीने आप उस इमरजेंसी फंड से आप काम चला सकें। और इमरजेंसी फंड की जब मेंटेन करने की बातें होती है तो सामान्य अवस्था में कहा जाता है कि जो महीने के एसेंशियल्स हैं, जितने खर्चे आते हैं उसके 3 से 6 महीने का आप इमरजेंसी फंड रखें। और एसेंशियल्स में आप शामिल कर सकते हैं, यदि आप किराए के मकान में है तो उसका रेंट, यदि आपने लोन लिया हुआ है तो ईएमआई, ग्रॉसरी का बिल, बच्चों के स्कूल का फ़ी और कुछ बेसिक बिल्स, इन सब को मिला के जितनी रकम होती है उसका 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड यदि आपके पास है तभी आप एसआईपी या लमसम स्टार्ट करें। यदि ऐसा नहीं तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड को आप बिल्ड करें, तभी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए एसआईपी उचित इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी बातें हैं कि जैसे मैंने बताया कि आप यदि एम्प्लॉयड हैं, सैलरी अर्नर हैं और आपकी पोस्टिंग कहीं दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में है और एक बार यदि आप बीमार पड़ गए तो 15 से 20 लाख का आम तौर है आपका मेडिकल बिल आना। और आपका भी सोचा है कि यदि 15 से 20 लाख के बिल आ गई तो उस बिल को कहाँ से पे करेंगे आप? यदि आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो ये 15 से 20 लाख आपके लिए जान का जंजाल बन जाएगा। और यदि आप एसआईपी चला रहे हैं तो आप उसी एसआईपी को रिडीम करेंगे और फिर उससे बिल चुकाएंगे और फिर कहेंगे आप कि म्यूचुअल फंड रिस्की है। इसके लिए बेहतर है कि आप और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। सामान्य तौर पे यदि आप मिड एज के हैं, 35-36 साल के हैं आप, तो आपका, आपके स्पाउस का, आपके 2 बच्चों का और पेरेंट्स का यदि हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे तो ये 40-50 हज़ार रुपये पर एनम के आसपास होगा, जिसमें आपका 25 लाख के आसपास का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। हालांकि जब इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये जो मंथली, जो ईयरली प्रीमियम देना होता है, यदि आपके कोई मेंबर बीमार नहीं पड़े
ये पैसे तो बेकार ही जाते हैं, ऐसा सोचना आम लोगों का है कि भाई मैं तो बीमार पड़ता नहीं हूँ, खामखा 50,000 रुपये साल के पैसे मैं क्यों दूँ, जब मैं बीमार पड़ूंगा उस टाइम मैं इसी पैसे से मैं उस बिल को चुका दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि 15 लाख 20 लाख का बिल आप इस प्रीमियम के मान लिया 50,000 रुपये पर एनम का बिल देते हैं, तो 15 लाख के लिए आपको 30 साल का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये फिजिबल नहीं होता है। तो बेहतर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, और यदि कभी ऐसा खुदा ना खास्ते बीमार पड़ते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर वो कर लेगा। हालांकि और ईश्वर न करे कि ऐसा समय आए कि आपने जो प्रीमियम दिया है उसको वसूल करने की नौबत आपके ज़िंदगी में आए, तो निश्चित रूप से आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। ये तो हुआ हेल्थ इंश्योरेंस की बात है। लेकिन एक दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं, ईश्वर न करे आपके साथ कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाए। आपने कभी सोचा है कि आपके बाद जो आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो लाइफ कैसे लीड करेंगे? इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना आपको जरूरी है। अब जब लाइफ इंश्योरेंस की बातें आती हैं तो हिंदुस्तान में इंश्योर्ड पर्सन लाइफ इंश्योरेंस से ये पूछता है कि यदि मैं इतना प्रीमियम देता हूं हर साल, तो 20 साल के बाद जो इंश्योरेंस का टर्म है उसके बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जनाब, हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि इंश्योरेंस का मतलब है कि आपका कोई रिस्क कवर करना। जब रिस्क कवर करने की बातें आती हैं तो कितना पैसा मिलेगा ये पूछने की बातें क्यों? हालांकि इंडियन मेंटलिटी को देखते हुए जो मोस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार में बिक रही हैं, जिसको एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं, उसमें दोनों ही पोजीशन होती हैं। वो इंश्योरेंस भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इससे होता क्या है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, और हमें लगता है कि यदि 20 साल का इंश्योरेंस हमने कराया हुआ है तो 20 साल में मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए हम बार बार पूछते हैं कि 20 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो ध्यान रखें, यदि इंडोमेंट पॉलिसी लेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी अधिक हो जाते हैं। और यदि वो टर्म इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का बेसिक फंडामेंटल्स है कि आपके किसी रिस्क को कवर करेगा, और लाइफ इंश्योरेंस में आपके लाइफ का के रिस्क को कवर करता है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें केवल इंश्योरेंस ही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यदि आप टर्म इंश्योरेंस कराएंगे तो इंडोमेंट पॉलिसी के कंपैरिजन में इसका प्रीमियम 1/10 या 1/20 होगा। ध्यान रखें कि आप टर्म इंश्योरेंस भी जरूर कराएं, और जब टर्म इंश्योरेंस कराते हैं तो बातें आती हैं कि कितनी की पॉलिसी हमें लेनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि जितना आपका एनुअल इनकम है इसका 10 से 12 टाइम्स आपको टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। यानी यदि आपकी 1 लाख पर महीने की इनकम है तो 10 से 12 साल, यानी 1 साल का 12 लाख हो गया, अब 12 साल का 1,44,00,000 यानी 1.5 करोड़ के आसपास का टर्म इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, सो दैट कि किसी मिस हैपनिंग में आप यदि ना रहें तो आपके परिवार आपकी अनुपस्थिति में ठीक ढंग से लाइफ लीड कर सकते। तो ध्यान रखें। दूसरा चीज़ कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ नहीं है तो आप SIP करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। पहले इसकी तैयारी करें, उसके बाद फिर SIP स्टार्ट करें। तीसरी तैयारी है कि हम अपने बैलेंस शीट का साइज बड़ा कर लेते हैं। यानी आप यदि बैलेंस शीट बनाएंगे अपने, देखेंगे कि आप 1 लाख रुपए के SIP कर रहे हैं और 90,000 का आप EMI दे रहे हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली यदि ऐसी बैलेंस शीट है कि 1 लाख रुपए के SIP कर रहे हैं और 90,000 के EMI दे रहे हैं, तो आप केवल 10,000 रुपये की नेट SIP कर रहे हैं। तो जो भी फायदा होगा वो 10,000 रुपये पर मंथ की SIP के हिसाब से होगा, लेकिन दिखाने के लिए कि 1 लाख की SIP है हमारी। तो ध्यान रखें कि SIP स्टार्ट करने के पहले यदि आपके पास कोई डेट है और उसमें से कोई डेट यदि हाई इंटरेस्ट रेट का है, तो सबसे पहले ऊंचे इंटरेस्ट रेट वाले जो डेट हैं उसको पहले एग्जॉस्ट करें, उसके बाद ही SIP स्टार्ट करें। उदाहरण के तौर पे आजकल यंग जनरेशन में क्रेडिट कार्ड का काफ़ी शौक है, और क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है तो उसमें मिनिमम अमाउंट ड्यू भी एक कॉलम होता है। जो मिनिमम अमाउंट पे करेंगे तो आपका जो रिमेनिंग बिल होगा वो रिसाइकिल होता जाता है। मान लीजिए आपका ये बिल 1 लाख रुपए का रिसाइकिल हो रहा है, और आपको शायद ये पता होगा कि क्रेडिट कार्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 30 से 35% के आसपास है। यदि आप 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का बिल रिसाइकिल कर रहे हैं और आपने 30,000 रुपये की एक SIP कर रखी है, तो फ्रेंड्स, आप दिख तो रहा है आपको 30,000 रुपये की SIP है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि 1 लाख रुपये का 30 से 35%, 30,000 रुपये साल का आप उसको क्रेडिट कार्ड को बिल दे रहे हैं। तो बेसिकली आप कोई SIP नहीं कर रहे हैं जनाब। तो ध्यान रखें कि यदि कोई ऊंचा रेट, हाई इंटरेस्ट रेट वाला डेट यदि आउटस्टैंड कर रहा है तो सबसे पहले उस डेट को आप एग्जॉस्ट करें, और उसके बाद यदि आपकी सामर्थ्य होती है तभी SIP स्टार्ट करें। अदरवाइज
आप एसआईपी दिखेगा तो एसआईपी कर रहे हैं, बिकॉज कि कोई भी एसआईपी आज के दिन में 30 से 40% रिटर्न कोई नहीं देता है। हालांकि ये हो सकता है कि डेट कम रेट वाले, मान लो 5%, 7%, 10% वाला रेट का है और आपने एसआईपी कर रखी है जहाँ की 15% का आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये तो खैर बेहतर कम्बिनेशन है। लेकिन यदि ऊंचा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निश्चित रूप से पहले उस डेट को बंद करें, उसके बाद बचता है तो आप एसआईपी स्टार्ट करें। चौथी तैयारी है टाइम हॉरिजन की। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जितने टाइम हॉरिजन के लिए आपके पास फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज किया है कि नहीं किया है। इसका मतलब सामान्य शब्दों में यदि कहूँ तो कहा यह जाता है, यदि आपके पास समय कम है तो आप कम वोलाटाइल एसेट में आप इन्वेस्ट करें, और यदि आपके पास टाइम हॉरिजन अधिक है तो आप अधिक वोलाटाइल वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करें। यानी यदि कम समय है तो डेट फंड में जाएं, अधिक समय है तो आप इक्विटी में जाएं। और इस हिसाब से टाइम हॉरिजन के हिसाब से 3 तरह के टाइम हॉरिजन होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म हॉरिजन मतलब आपके पास जो फंड अवेलेबल है वो 3 वर्षों के लिए हैं, और यदि टाइम हॉरिजन 3 वर्षों के लिए है तो आप ऐसे फंड को चूज करें जिसमें वोलाटिलिटी कम हो। और इस हिसाब से एक मॉडल एलोकेशन है कि 50 से 80% आप फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड या मार्केट मनी फंड में इन्वेस्ट करें, 20 से 50% तक आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, और 0 से 20% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। यहाँ आपने देखा कि 50 से लेकर 80% तक हमने कहा बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या लिक्विड फंड में या मनी मार्केट फंड में, ये सारे जो हैं कम वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट एसेट हैं, इसलिए 50 से 80% शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक मॉडल एलोकेशन है। यदि आपके पास 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्षों से कम का टाइम हॉरिजन है, पीरियड है जिसमें फंड आपको अवेलेबल है, तो इस पोजीशन में आप 40 से 60% बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, 30 से 50% स्टॉक्स में यानी इक्विटी में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में करें, और 10 से 20% आप फिक्स डिपॉजिट, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा है लॉन्ग टर्म, जहां की आपके पास फंड अवेलेबल है 7 वर्षों या 8 वर्षों से अधिक समय के लिए, तो उस स्थिति में 60 से 80% आप इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, 10 से 20% बॉन्ड्स में करें, और 5 से 10% रियल एस्टेट और गोल्ड में करें। ये जो भी हमने एलोकेशन बताया हुआ ये मॉडल एलोकेशन है, इसमें 5% 10% कम या अधिक अपनी स्थिति के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस लेवल पर। यदि आपको रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी अधिक है तो इक्विटी वाला पोर्शन आप हमेशा इसमें इस मॉडल एलोकेशन में से बढ़ा सकते हैं। और यदि आपने इन बातों की तैयारी नहीं की है तो एसआईपी आपके लिए नहीं है, आप एसआईपी बिल्कुल मत करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैंने सेबी के एग्जाम कोई पास किए हुए हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड पे कोई क्लासेस चलते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ अपना असहमति का कारण भी जरूर बताएं, जिससे कि आपके उस कारण को मैं अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करके वीडियो का कंटेंट में इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।